Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel student. So the student of class 11th है ना, student class 11th एक्चुअली ये चैप्टर आपको उसमें भी है क्लास 9th में, तो यहाँ क्लास मेंशन कर देते हैं क्लास 11th स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th. तो टुडे वी विल स्टार्ट our next chapter, work energy and power. Actually already you have studied about in class 9th में भी ये चैप्टर था आपके पास, सेम यही आई थिंक कंटेंट है, वर्क है, एनर्जी एंड पावर. बस अब आप यहाँ थोड़ा से लार्ज लेवल पे पढ़ेंगे. जैसे आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के साथ आपको उन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए टॉपिक को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है. अदरवाइज़ कंसेप्ट वही है जो आपने 9th में पढ़ा है. लॉजिकली थिंकिंग यूज़ करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करेंगे तो चैप्टर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. बिकॉज़ ये जो चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th में जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो कंसेप्ट था वही कंसेप्ट को हम यूज़ करके आगे की तरफ चलेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज़ वर्क. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो वर्क है. तो वर्क के अकॉर्डिंग देखो, ऐसे नहीं है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स लगाते हो, चलिए मैं कोई एक रफ पेपर यूज़ कर लेती हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाए. वेट, ओके. तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला है कि वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी. जब भी आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तब क्या बोला जाता है कि यहाँ वर्क लग रहा है. आप फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट हैं आपके, इसी बॉडी पर अगर मैं कोई फोर्स लगाती हूँ तो फोर्स लगाने के बाद ही तो इनमें डिस्प्लेसमेंट होगा. जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी इसके अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि आप कह पाएँ कि यहाँ वर्क हो रहा है. वर्क तभी कहा जाता है जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं. आप इस बॉडी को उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे. लेकिन जब आप फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी पे, तो उस बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. अगर उस बॉडी के अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तब भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो आपका वर्क डन है, आपका जो वर्क डन है वो क्या है, ज़ीरो. कब, अगर आपकी बॉडी के अंदर जिस पर आप फोर्स लगा रहे थे उसमें अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, तब उस सिचुएशन में क्या कहा जाता है कि उस पर फोर्स तो एक्ट हो रहा है, ये तो कंडीशन येस है, लेकिन जो वर्क डन होगा उसे आप क्या कहेंगे कि वर्क डन क्या है, ज़ीरो है. इस सिचुएशन में ये बताया गया है. ठीक है, तो वी आर हैविंग टू इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर दी वर्क डन. हमारे पास वर्क डन को लेकर के दो इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होनी चाहिए. एक तो आप फोर्स लगाए बिना वर्क डन की कोई बात ही नहीं हो पाएगी जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे. और जब आप फोर्स लगा देते हैं तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो जाहिर सी बात है, वहाँ क्या कहा जाएगा कि क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तब इस सिचुएशन में आप वर्क डन भी नहीं मानते. तो वर्क डन होने की दो ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है. फर्स्ट फोर्स लगना, सेकंड डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए बॉडी में उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. आपने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो इसी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आपकी वर्क की सिचुएशन कंसीडर की जाती है. आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. जितना मेन कंडीशन इसमें थी वो मैंने आपको बता दी है. ठीक है, तब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेनेवर work is said to be done whenever a force acts on a body and the body moves through some distance in the direction of the force. ठीक है, तो क्या बताया गया है, वर्क क्या कहा जाता है, वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force act on a body. जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है and the body moves through some distance, और बॉडी मूव करती है कुछ डिस्टेंस को in the direction of the force, फोर्स की डायरेक्शन में. when a horse pulls a cart and a man goes up a hill. these are some basic examples है ना, ये आपके कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं. कब, जब क्या करता है, horse pulls a cart, horse क्या करता है, पुल करता है किसी भी कार्ट को. एक एग्जाम्पल था, एक टॉपिक था, ये भी आपका लास्ट चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने आपको टॉपिक समझाया था. उसमें डिफरेंट फोर्सेस लग रहे थे, तो आपको बताया गया था कि जब कोई हॉर्स किसी कार्ट को पुल करता है, अगर इस कंडीशन को मैं आपसे सोचूं तो हम यहाँ बता सकते हैं कि कोई भी, देखो, अरे यार एक काम कर लेते हैं, चलिए यहीं बता देते हैं.
तो इसमें ये थी सिचुएशन। सपोज़ करिए यहाँ पर कौन है, ये हॉर्स है, मैंने आपसे बताया था ये हॉर्स है, ये इसने कि क्या कर रहा है, ये कनेक्ट है किससे, कार्ट से। तो जब हॉर्स आगे की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कार्ट भी आगे की तरफ जाएगी, तो उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे थे। रिएक्शन कहाँ लगेगी, टेंशन वर्क कर रही थी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में है, बैकवर्ड में है, टेंशन है तो किस डायरेक्शन में है, और जो वर्क डन है वो किस सिचुएशन में है ना। तो ये सब चीज़ें जो थी ये आपको बताई गई थी। वर्क डन तो हम इस केस में बात करेंगे अभी जब हम आज बात करेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में भी ये था कि अगर कोई फोर्स है तो कितने टाइप की फोर्सेस उस पर एक्ट हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन आपके लिए अननोन है। फोर्स जब किसी कार्ड को पुल करता है तो उस पर किस टाइप के कितने फोर्सेस वर्क करते हैं, ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताई हुई है। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे वर्क करता है और वो फोर्स आगे की तरफ कैसे जाता है, कितने फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और वहाँ पर हमने एक्सेलरेशन के लिए भी एक फार्मूला निकाला था और टेंशन के लिए भी हमने एक फार्मूला निकाला था। ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं दोबारा से जा करके, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, नाउ अब देखिए वर्क भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए हैं। मेजरमेंट ऑफ वर्क डन when the force act along the direction of motion। मतलब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसका, वर्क डन का, जब फोर्स एक्ट along the direction of the motion, जिस डायरेक्शन में मोशन होना है उसी डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आप कोई एंगल नहीं बना रहे। अगर इस डायरेक्शन में मोशन होना है तो आप इसी डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और इसी डायरेक्शन में मोशन लगाएंगे तब आपका कॉमन फार्मूला वर्क डन का क्या होगा, आपको ये बताना है। ये एज इट इज़ आप नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। इन जो आपके सामने वर्क अभी होगा आप एज इट इज़ अपने नोट्स बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, उस डायग्राम के थ्रू आप समझ पाएंगे कि ये टॉपिक कैसे आपको कंसीडर करना है और कैसे आप इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर सपोज करिए कि एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस बॉडी पर आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यही फोर्स आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, ये यहाँ से इस पॉइंट पर आया है। एक्चुअली इसके मिड से ही आप डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की है, हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे। फॉर एग्जांपल ये पहले इसकी इनिशियल कंडीशन थी बॉडी की, ये इसकी फाइनल कंडीशन है। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ गया है तो उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप फोर्स लगाएंगे तब भी इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये आप खुद देखिए कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। फोर्स और मोशन किस में है, सेम डायरेक्शन में है। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन हियर। सो वी कैन से दैट W is equal to F into S. W is equals to F into S. It is the common formula of work done in this case when the force act along the direction of motion. ठीक है, now we are having the second case here. Measurement of work done when the force and displacement are inclined to each other. work done का आपको measurement करना है जब force और displacement क्या है, inclined to each other, मतलब वो एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं। कौन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल है, आपको वो बताना है। when the force and displacement are inclined to each other, जब फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किसी एंगल पे एक साथ एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तब ये वो सिचुएशन है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या डायग्राम बनाएंगे, देखिए आप यहाँ पर तो फोर्स बिल्कुल सिंपली एक्ट हो रहा था। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप फोर्स कुछ इस टाइप से लगाइए, डिस्प्लेसमेंट जब आप करेंगे तो मतलब आप बिल्कुल सीधे इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, आप कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब कुछ एक एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये। तो ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है हमने उसको मान लिया थीटा। तो ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर मैं आपसे बात कहूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ जब इसने थीटा एंगल बनाया है तो ये कंपोनेंट क्या कहा जाएगा इसका, एफ कॉस थीटा, क्योंकि इसने कुछ एंगल पे फोर्स लग रहा है। अब मोशन तो ऑब्जेक्ट का इसी डायरेक्शन में था, मोशन तो यही है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा है, लेकिन आपने फोर्स कुछ ऐसे लगाया था और ऑब्जेक्ट इस टाइप से जा रहा है, मतलब कुछ एंगल बनाते हुए आपने फोर्स लगाया। क्योंकि जब आप किसी एंगल पे बना के फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा आसानी से मूव कर पाता है। ये एक कॉमन सी प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। जब आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप मोशन कराते हैं, जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो आप किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, आप बिल्कुल सीधे फोर्स नहीं लगा पाते, आप किसी एंगल पे बेंड करते हैं। अपने हाथ को आप ऐसे पुश करेंगे, अपने हाथ को आप बॉडी पर ऐसे रखते हैं और उसके बाद तो आप देखेंगे कि ये आप क्या लगा रहे हैं, आप एक एंगल बना रहे हैं फोर्स का।
आप एक फोर्स का एंगल बना रहे हैं किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये क्या बना F cos थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपने यहाँ पे एंगल बनाया F cos थीटा, तो इसके बाद जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर, डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसीलिए ये वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, तो इस सिचुएशन में वर्क डन का फार्मूला आपके पास होगा W इज इक्वल्स टू, देखिए W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर F इंटू एस होता है, लेकिन F तो नहीं है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन का कंपोनेंट ले सकते हैं, तो क्या लेंगे F cos थीटा इंटू एस, मतलब फोर्स का एक कंपोनेंट लेना है और उसकी मल्टीप्लाई किससे होना, डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि आप ये देखिए दो फोर्स इस एंगल पर है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आपको इसी डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो आपने निकाला और फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है उसे आपने क्या सपोज किया, थीटा, F cos थीटा इंटू एस। अब आपको एक चीज़ बताई गई थी प्रीवियस चैप्टर में कि जो A डॉट B होता है, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा के, ठीक है। तो अब आपके सामने ये सिचुएशन है F cos थीटा इंटू एस, दैट मीन्स दीज आर दी डॉट प्रोडक्ट, ये जो है आपका दिस इज द फार्मूला ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, सो वी कैन राइट इट हियर F डॉट S, दैट मीन्स वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इन दिस केस। वो हमने कैसे निकाला, इस टाइप से हमने निकाला। और इसको अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब फोर्स बिल्कुल जिस डायरेक्शन में मोशन है हॉरिजॉन्टल वे में वर्क नहीं करता, किसी एंगल को बनाते हुए वर्क करता है फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल से, तब यहाँ पर आप ये कंपोनेंट लेते हैं F cos थीटा इंटू एस, ठीक है। एस तो खैर ये प्रोडक्ट के लिए है, तो आप कंपोनेंट लेते हैं F cos थीटा और वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है F cos थीटा इंटू एस। तो ये आपने पढ़ा था A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो इस फॉर्म में है आपके पास रिजल्ट इस टाइम पर, तो आपने इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया है, सो W इज इक्वल टू F डॉट एस हो गया आपका। सो इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। वर्क डन इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, और डन भी लिख लीजिएगा, वर्क डन इज़ अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और देखिए अब बताइए ये स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर हुई, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। वर्क डन आपकी क्या होती है, जो वर्क होता है आपका, वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप ये कहेंगे नहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो वेक्टर लगा रखा है आपने, और लेकिन आप ये देखिए ना कि वर्क के ऊपर वेक्टर नहीं लग रहा है। यही चीज़ आपको पहले बताई गई थी कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लाई करने पर या उनका जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर आता है, तो वो प्रोडक्ट क्या कही जाती है, डॉट प्रोडक्ट कही जाती है। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज़ अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, बहुत ही कॉमन सी यूनिट है, वर्क मेजर होता है किसमें, जूल में। इसकी और भी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं। सो व्हाट इज़ द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मेज़र होता है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मेज़र होती है मीटर में। सो वी कैन से दैट न्यूटन मीटर ऑल्सो, एंड 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू, आप बता सकते हैं क्या होगा, जूल। एक कॉमन सी क्वांटिटी है, वर्क डन हमेशा जूल में मेज़र करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू जूल। तो जूल भी इसकी क्वांटिटी है, न्यूटन मीटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला भी इसकी यूनिट हो गई है। तो आपके पास 2 यूनिट आ जाती हैं इस तरह से। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका क्या, नेचर ऑफ वर्क डन। वी आर हैविंग अ 3 नेचर ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन, है ना। ये सिचुएशन डिफरेंट केसेस हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।